अगले पे आते हैं, ऑर्डर 39। इसमें देखिए जरा क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो 39 में टेम्पररी इंजंक्शन की बात है और इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर की बात है। यही चीज 94 में दी थी कि टेम्पररी इंजंक्शन लगाए जा सकते हैं और इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर पास किए जा सकते हैं। टेम्पररी इंजंक्शन देखिए किस पर्पस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल प्रीलिम्स में पूछा जाता है इस ऑर्डर के रूल 1 से कि किस पर्पस के लिए टेम्पररी इंजंक्शन दिया जाता है। दूसरा ये भी पूछा जाता है कि कौन सा वो केस है जिसमें प्लेंटिफ के अगेंस्ट भी ये ऑर्डर दिया जा सकता है, क्योंकि आप नॉर्मली देखेंगे सब कुछ डिफेंडेंट के अगेंस्ट चलेगा, बट एक कहानी वो भी है जहां प्लेंटिफ के अगेंस्ट। तो जरा आइए रूल 1 पे, ऑर्डर 39 का रूल 1 देखिए। केसेस इन विच टेम्पररी इंजंक्शन में बी ग्रांटेड, कौन से वो केस हैं जिनमें टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट हो सकता है। वेयर इन एनी सूट इट इज proved by affidavit or otherwise, A, this is very important, these grounds are very important। A देखिए, that any property in dispute in a suit is in danger, जो सूट की प्रॉपर्टी है वही डेंजर में है। अंदेशा है कि कोई भी पार्टी उस प्रॉपर्टी को ही डिस्ट्रॉय कर सकती है, डैमेज कर सकती है, कोई भी पार्टी। यहां डिफेंडेंट की बात नहीं है। यह सवाल कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि वो कौन सा ग्राउंड है जिसमें दोनों में से किसी भी पार्टी के अगेंस्ट टेम्पररी इंजंक्शन दिया जा सकता है, तो वो ये ए पॉइंट है। That any property in dispute in a suit is in danger of being wasted, damaged or alienated by any party to the suit। किसी भी पार्टी पे अगर ये शक है कि वो इस सूट की प्रॉपर्टी को डैमेज, डिस्ट्रॉय या एलिएनेट कर सकते हैं, इन दैट केस टेम्पररी इंजंक्शन लगाया जा सकता है, दोनों में से किसी के भी अगेंस्ट, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, दोनों में से किसी के भी अगेंस्ट। बाय एनी पार्टी टू द सूट और wrongfully sold in execution of a decree। और बी देखिए, दैट द डिफेंडेंट, अब जो बाकी के दो ग्राउंड है वो डिफेंडेंट के लिए है, दैट द डिफेंडेंट थ्रेटन्स और इंटेंट्स टू रिमूव और डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी विद अ व्यू टू डिफ्रॉडिंग हिज क्रेडिटर। अंदेशा है कि जो डिफेंडेंट है वो अपनी कोई प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर सकता है विद द इंटेंशन ऑफ डिफ्रॉडिंग द क्रेडिटर, मतलब जिन लोगों को उससे पैसा लेना है वो पैसा ना ले पाए, इसलिए ये अपनी प्रॉपर्टी ही डिस्पोज ऑफ करने में लगा हुआ है। किसी किसी के नाम ट्रांसफर कर दे रहा है, उनको दे दे रहा है, इस किसी भी तरीके से वो प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर रहा है ताकि उसके क्रेडिटर्स उस प्रॉपर्टी से पैसा ना वसूल पाए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो टेम्पररी इंजंक्शन लगाया जा सकता है। सी देखिए, दैट द डिफेंडेंट थ्रेटन्स टू disposes the plaintiff or otherwise cause injury to the plaintiff in relation to any property in dispute in the suit। जिस प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है वहां यह अंदेशा है कि ये जो डिफेंडेंट है उस प्रॉपर्टी की पोजेशन से प्लेंटिफ को हटा सकता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट, या फिर कोई और इंजरी कॉज कर सकता है उस प्लेंटिफ को इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी जिससे रिलेटेड सूट चल रहा है। ऐसे केस में भी टेम्पररी इंजंक्शन दिया जा सकता है, किसके अगेंस्ट, डिफेंडेंट के अगेंस्ट। तो बी और सी में डिफेंडेंट के अगेंस्ट, ए में दोनों में से किसी भी, अगर जो सब्जेक्ट मैटर है, जो प्रॉपर्टी, अगर दोनों में से किसी से भी ये खतरा है कि उस प्रॉपर्टी को डैमेज, डिस्ट्रॉय या एलिएनेट कर सकते हैं, तो दोनों में से किसी के भी अगेंस्ट टेम्पररी इंजंक्शन फाइल हो सकता है। आगे देखिए, सी के बाद लिखा है द कोर्ट में बाय ऑर्डर ग्रांट अ टेम्पररी इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन सच एक्ट। ये जो सारे एक्ट हो रहे हैं, अगर कोई भी पार्टी डैमेज पहुंचाना चाह रही है प्रॉपर्टी को या पहुंचा सकती है, तो उसके अगेंस्ट उस एक्ट को, उस डैमेज पहुंचाने के एक्ट को रोकने के लिए एक टेम्पररी इंजंक्शन दिया जा सकता है। अगर डिफेंडेंट ऐसा लग रहा है, अगर ऐसा लग रहा है कि जो डिफेंडेंट है वो कोई प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर रहा है विद द इंटेंशन ऑफ डिफ्रॉडिंग हिज क्रेडिटर्स, तो उसको रोका जा सकता है वो प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करने से। या अगर ऐसा लग रहा है कि डिफेंडेंट प्लेंटिफ को इंजरी कॉज कर सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, या उसको डिस्पोजेस कर सकता है, इन दैट केस आल्सो डिफेंडेंट को रोका जा सकता है बाय अ टेम्पररी इंजंक्शन। तो इंजंक्शन के ये सारे पर्पसेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, प्री में सवाल आने के बहुत चांसेस होते हैं। रूल 2 से भी सवाल आए हैं, तो इधर पे सबसे पहला हो गया रूल 1 बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बाद आ गया रूल 2, इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन रिपिटेशन और कंटिन्यूएंस ऑफ ब्रीच। अब जो प्लेंटिफ है वो कोर्ट में ये भी एप्लीकेशन दे सकता है आगे भी, सेम सब्जेक्ट मैटर या प्रॉपर्टी ऑफ सूट को लेके। एक बार इंजंक्शन हुआ लेकिन उसको लग रहा है आगे भी डिफेंडेंट मान नहीं रहा, ऐसी हरकत कर सकता है, तो उसके कंटिन्यूएशन को रोकने के लिए भी कोर्ट इंजंक्शन दे सकता है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्लेंटिफ। बस ये याद रखिएगा कि कंटिन्यूएंस ऑफ ब्रीच को रोक लेगी, उसके रिपिटेशन को रोकने के लिए भी इंजंक्शन लगाया जा सकता है, एंड दैट इज अंडर रूल 2। इसके बाद 2A तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2A बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1 और 2A, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हमने पढ़ा था ना सेक्शन में भी कि टेम्पररी इंजंक्शन का ऑर्डर पास किया जा सकता है, और जो उस इंजंक्शन के ऑर्डर को ब्रीच करेगा उसको सिविल प्रिजन में भेजा जा सकता है। तो 2A बता रहा है कि जब आपके अगेंस्ट कोई इंजंक्शन का ऑर्डर आया है, अगर आप उस ऑर्डर का वायलेशन करते हैं, उस इंजंक्शन का अगर कोई ब्रीच करता है, तो उसको क्या कंसिक्वेंस फेस करने पड़ेंगे, ये 2A में दिए हैं। तो देखिए जरा, कंसिक्वेंस ऑफ डिसोबीडियंस
और ब्रीच ऑफ इंजंक्शन। अगर आप डिसोबीडियंस करते हैं या ब्रीच करते हैं इंजंक्शन का, तो यहां लिखा है इन द केस ऑफ डिसोबीडियंस ऑफ एनी इंजंक्शन ग्रांटेड और अदर ऑर्डर मेड अंडर रूल 1 और रूल 2 और ब्रीच ऑफ एनी ऑफ द टर्म्स ऑन विच द इंजंक्शन वाज ग्रांटेड और द ऑर्डर मेड, द कोर्ट ग्रांटिंग द इंजंक्शन और मेकिंग द ऑर्डर और एनी कोर्ट टू विच द सूट और प्रोसीडिंग इज ट्रांसफर्ड, अंडरलाइन कर लीजिए, मे ऑर्डर द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन गिल्टी ऑफ सच डिसोबीडियंस और ब्रीच टू बी अटैच्ड। अगर आपने किसी इंजंक्शन का ब्रीच किया है, इंजंक्शन में लगाई गई कंडीशन का ब्रीच किया है, तो आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है। इसके बाद देखिए, एंड मे ऑल्सो ऑर्डर सच पर्सन टू बी डिटेन्ड इन, ये भी अंडरलाइन कर लीजिए, टू बी डिटेन्ड इन सिविल प्रिजन फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 months। 3 महीने तक सिविल प्रिजन में भी रखा जा सकता है। तो अगर आपने टेम्पररी इंजंक्शन का वायलेशन किया है तो प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है बदले में, या 3 महीने तक आपको सिविल प्रिजन में रखा जा सकता है। ये है रूल 2A विच वाज इंपॉर्टेंट। ठीक, इसके बाद 3 प्री के लिए सच इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 3A बहुत इंपॉर्टेंट है और 3A को समझने के लिए एक ब्रीफ जानना जरूरी है 3 का भी। तो देखिए 3 कहता है बिफोर ग्रांटिंग इंजंक्शन कोर्ट टू डायरेक्ट नोटिस टू अपोजिट पार्टी। अब ये जो टेम्पररी इंजंक्शन की एप्लीकेशन अगर एक पार्टी ने दी है, तो जिस पार्टी के अगेंस्ट टेम्पररी इंजंक्शन दिया जाना है, जिस पार्टी के अगेंस्ट इंजंक्शन का ऑर्डर आना है, उसको एक नोटिस भेजा जाएगा, उसको सुना जाएगा, उसके बाद इंजंक्शन दिया जाएगा, ऐसे नहीं दिया जाएगा। ये जनरल प्रोसीजर है। लेकिन अगर एक्सेप्शनल सिचुएशन है, इमीडिएट जरूरत है इंजंक्शन की, इन दैट केस बिना सुने बिना नोटिस दिए सीधे इंजंक्शन का ऑर्डर भी पास किया जा सकता है। ये सब रूल 3 में लिखा है। अपने लिए प्री के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो 3A है। 3A कहता है कोर्ट टू डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन फॉर इंजंक्शन विद इन 30 days। जहां बिना नोटिस दिए आपने इंजंक्शन लगा दिया है, वहां उस पूरी इंजंक्शन की प्रोसेस को आपको 30 दिन में खत्म करना है। क्योंकि आपने बिना नोटिस दिए इंजंक्शन लगा दिया है, उसको बहुत ज्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। 30 दिन में आप उसको बुला के सुनिए और सारा मामला, अभी तो ठीक है क्योंकि इमीडिएट रिक्वायरमेंट थी, आपने इंजंक्शन लगा दिया, इट्स ऑल राइट, लेकिन आप 30 दिन में उसको फाइनली डिस्पोज ऑफ करिए। इससे ज्यादा तक वो इंजंक्शन नहीं चलेगा क्योंकि वो बिना नोटिस दिए इंजंक्शन लगाया गया। ये लिखा है 3A में, वेयर एन इंजंक्शन हैज बीन ग्रांटेड विदाउट गिविंग नोटिस to the opposite party, the court shall make an endeavor to finally dispose of the application within 30 days from the date on which the injunction was granted, and where it is unable so to do, it shall record its reason for such inability। तो जनरली क्या होता है, एक पार्टी ने एप्लीकेशन दी कि साहब इंजंक्शन लगाइए दूसरी पार्टी के अगेंस्ट, तो उस दूसरी पार्टी को नोटिस भेजेंगे, उसको सुनेंगे, उसकी बात सुनी जाएगी, उसको अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा, उसके बाद सारा कार्यक्रम होगा। लेकिन अगर इमीडिएट रिक्वायरमेंट है कि नहीं साहब तुरंत लगाना है, तो तुरंत लगा तो देंगे, लेकिन उसके बाद 3A कहता है कि आप फाइनली डिस्पोज ऑफ करिए इस एप्लीकेशन को। कितने दिन में करना है? 30 दिन में करना है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका टेम्पररी इंजंक्शन से रिलेटेड प्रोविजंस। बाकी 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आध बार किसी एग्जाम में पूछा गया, हायर जुडिशरी में पूछा गया है रूल 5। तो इंजंक्शन टू कॉर्पोरेशन बाइंडिंग ऑन इट्स ऑफिस, किसी कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट अगर टेम्पररी इंजंक्शन है तो वो उसके ऑफिसर्स के अगेंस्ट भी होता है, अगर उन ऑफिसर्स के कंडक्ट से रिलेटेड इंजंक्शन लगाया गया है कि वो लोग जो काम करते हैं उसी पे इंजंक्शन लगाए, तो वो उन ऑफिसर्स पे भी एप्लीकेबल होगा। बस ये रूल 5 बताता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभार पूछ लिया गया है। बाकी ज्यादा तो 2A, 3A और 1 ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर पे आइए। ऑर्डर सेम चल रहा है, उसी में एक पार्ट है दूसरा इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर। यहां पे सिर्फ आपको देखना है रूल 6, बस रूल 6 देख लीजिए, दैट्स इट। पावर टू ऑर्डर इंटरिम सेल। अगर मान लीजिए कोर्ट को, अब देखिए ये इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग जो दिए जा रहे हैं, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर में क्या दिया जा रहा है 6 में, मान लीजिए कोई ऐसे गुड्स है, कोई ऐसा सब्जेक्ट मैटर है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो नेचुरल डिके या स्पीडी डिके का सब्जेक्ट है, जो खराब हो सकती है, उसको सेल करने का इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर दे सकते हैं। जजमेंट डिक्री विक्री आती रहेगी, ये प्रॉपर्टी सड़ जाएगी तब तक, इसीलिए पहले इसको बेच दो, जो नेट प्रोसीड बचेगा वो दे देंगे जिसको जो एंटाइटल्ड होगा। उस ऐसी प्रॉपर्टी जो कि खराब हो सकती है उसको आप बेच दीजिए। ये इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर कोर्ट पास कर सकता है रूल 6 के अंदर। रूल 7 बताता है डिटेंशन, प्रिजर्वेशन, इंस्पेक्शन इटीसी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ये दूसरा ऑर्डर है कि भैया किसी कोई प्रॉपर्टी ऐसी जिसको प्रिजर्व करने की जरूरत है उसे प्रिजर्व करा सकता है। ये सारे काम ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग है। देखिए सिविल प्रोसीडिंग पूरी जो अपन ने अभी पढ़ ली, वो सब रूल्स है, वो सब चल रहा है। उसके साथ साथ ये क्या क्या काम और कोर्ट करा सकता है ये अपन पढ़ रहे हैं। ये पिक्चर आपके दिमाग में आई होप बन गई है। तो ये सब जो ऑर्डर रूल है इनको आपको ध्यान रखने में बहुत ज्यादा समस्या नहीं होगी। इसके